हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लैपटॉप में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी। और इस चैप्टर को हम आज पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं और पूरी अच्छी तरह से समझने वाले हैं, वो भी एक शॉर्ट वीडियो में। यानी कि ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, लेकिन इसके अंदर जो जो चीज़ें रहेंगी वो बहुत बड़े बड़े वीडियोस में भी आपको नहीं मिलेंगी। मतलब एक तरह से ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो अगर आप कहीं दूसरी जगह आपको इसको पढ़ने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये डायरेक्ट आपके माइंड में घुस जाएगा और इसमें हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट प्लस इम्पोर्टेंट नोट्स भी हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो पहले हमारा टॉपिक है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी से हमारा मतलब है कि सत्ता में बंटवारा। और आप इस परिभाषा से समझ सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। और आप आसानी से इस परिभाषा से आप किसी को समझा भी सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। तो हम पहले परिभाषा पे ध्यान देते हैं। जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। मतलब कि जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। मतलब सत्ता यानी कि जो हमारा शासन व्यवस्था है उसमें हर एक समूह और समुदाय की भागीदारी होना, इसे ही सत्ता की साझेदारी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का एक मूल मंत्र है। कि मतलब कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का एक मूल मंत्र है। इसके बिना लोकतंत्र अच्छे से चल ही नहीं सकता, ये मूल मंत्र है। और यहाँ पर कहीं कहीं लिखा रहता है कि इस जगह पे मूल मंत्र के जगह पर लिखा रहेगा कि आत्मा है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। आत्मा इसमें थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा रहा है क्योंकि मेरे पास अभी स्मार्ट पेन नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं अच्छी व्यवस्था के साथ आपको पढ़ाऊंगा। तो हम इसे पूरे पॉइंट को आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिए और लिखते चलिए ताकि आप लोग को हमेशा याद रहिए। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है। यह समस्या भागीदारी के द्वारा संभव हो पाता है। हिस्सा जो है वो भागीदारी के द्वारा संभव हो पाता है। और ये देखिए, ये है आपका VVI क्वेश्चन जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। हर बार नहीं कह सकते, लेकिन 2 साल में 1 साल बाद पूछा ही जाता है। तो ये संभावना है कि आपकी इस एग्ज़ाम में आ जाए। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? मतलब ये चैप्टर का ही क्वेश्चन है। ये आपको कोई भी पूछ सकता है कि आप सत्ता की साझेदारी पढ़ तो लिए लेकिन हमको पता ही नहीं है क्यों जरूरी है, तो हम आपको बताएंगे क्यों जरूरी है। तो इसका दो प्रकार के कारण होते हैं। एक कारण होते हैं युक्ति पूरक कारण। युक्ति पूरक कारण का मतलब क्या होता है, और जो हम आपको बता रहे हैं वो आपका पूरा किताब के अंदर ही है, हम कोई एडिशनल चीज़ नहीं बता रहे आपको। और इस तरह से हम बता रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो आप इसे पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पर युक्तिपूरक कारण क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। युक्तिपूरक कारण वे हैं जो सोच समझ कर लिए गए तर्क होते हैं और जिन्हें लाभ हानि को समझने सामने रखकर अपनाया गया जाता है। मतलब कि ये युक्तिपूरक कारण, मतलब कि युक्ति मतलब साफ जाहिर है कि जैसे युक्ति मतलब सोचना, मतलब सोच समझ के कारण को जो रखा जाता है उस कारण को युक्तिपूरक कारण कहते हैं। चलिए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा कि सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। ये एक युक्तिपूरक कारण है। ये सब पॉइंट्स याद रखिए, ये सब आपको एग्जाम में लिखना है, तो इसे याद रखिए बस। हमारा वीडियो है ही, एक बार ऑन करके देख लीजिएगा, आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। तो सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है हमारा, यह भेदभाव कम करती है। मतलब सत्ता की साझेदारी भेदभाव कम करती है। जो जाति भेदभाव हो या फिर कोई भी भेदभाव हो, इस सत्ता में बंटवारा रहेगा तो सबको संतुष्टि रहेगी, तो इस भेदभाव को भी ये कम करता है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, विभिन्न विविधताओं को अपने में समेट लेता है। जो बड़े बड़े मसले होते हैं उसे अपने में समेट लेता है और शांत करता है हमारे देश को। उसके बाद जो है
फोर्थ पॉइंट वो है सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। मतलब कि इसमें सबको समान अधिकार मिलेगा, तो जो लोग हैं इसमें भागीदारी लेना चाहेंगे कि नहीं, मतलब चाहेंगे, तो चाहेंगे तो इसमें भागीदारी बढ़ी कि नहीं, तो सत्ता में भागीदारी बढ़ेगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको। तो उसके बाद ख नंबर है नैतिक कारण। नैतिक कारण भी किसे कहते हैं वो भी हम देख लेते हैं। नैतिक कारण जो है वो नैतिक कारण कुछ लोगों ने नैतिक कारण से भी सत्ता की साझेदारी का जोरदार समर्थन किया है। मतलब कि जो नैतिक कारण है इससे भी बहुत लोगों ने इसका समर्थन किया है। क्या क्या समर्थन किया है चलिए हम लोग देखते हैं। नैतिक कारण, पहला जो हमारा नैतिक कारण है वो है साझी सरकारों में सत्ता का विभाजन से सभी सरकार में हिस्सा लेने वाले राजनीतिक दलों से पूर्ण न्याय हो जाता है। मतलब कि साझी सत्ता के में जो भाग लेने वाले राजनीतिक दलों हैं उन दलों में कोई भेदभाव नहीं होता है यार, उनको पूर्ण न्याय मिलता है और हो जाता है न्याय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, अल्पसंख्यक लोगों की भी अवहेलना नहीं होती, इसलिए इनके मान में कोई आक्रोश की भावना नहीं होती है। अल्पसंख्यकों को अगर कोई भेदभाव नहीं मिले तो उनके मन में कोई संकोच रहेगा नहीं रहेगा। तो यही बता रहा है कि ये अल्पसंख्यकों यानी कि जिसकी अल्पसंख्यक का मतलब जिसकी संख्या कम हो, तो जिसकी संख्या कम हो उसे अल्पसंख्यक कहेंगे। ये भी याद रखिए, हम हर एक चीज़ को आपका कवर करते ही चलेंगे। तो उसके बाद देख लेते हैं, शक्ति के विकेंद्रण से भी सरकार अंग विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका से कोई अन्याय नहीं हो पाता और इस प्रकार केंद्र और राज्य में भी शांति का वातावरण बना रहता है। मतलब कि जो सत्ता में विभाजन, मतलब सबका शक्ति बटा हुआ है। जो कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में दखल नहीं देगी, न्यायपालिका कार्यपालिका नहीं देगी, विधायिका कार्यपालिका का नहीं देगी, न्यायपालिका का नहीं देगी। इस तरह कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा और सबको अपना काम स्वेच्छा से करेंगे, शांतिपूर्वक भाव से करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, और ये सब पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हमारा इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल मिल जाएगा, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, सबकी राय से किए हुए निर्णय सबको मान्य होते हैं क्योंकि वे सार्वमान्यता से लिए हुए होते हैं। और जो निर्णय जो है वो सबकी राय से लिया होता है, इसलिए सार्वमान्य होता है। अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं, सर आपका कोई नया नियम लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कोई निर्णय लेना चाह रहा है तो आप लोग सब सहमत हैं, तो इस निर्णय पे आप लोग का कोई लड़ाई नहीं होगा। अगर क्लास में 30 बच्चे हैं और उसमें से 23 बच्चे इससे सहमत है और बाकी के 7 बच्चे जो है वो सहमत नहीं है, तो इसमें विवाद तो हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट को। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेल्जियम। जो हमारा बेल्जियम है, बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट। तो बेल्जियम समाज की जातीय बनावट, तो बेल्जियम समाज जो है हमारे चैप्टर में जो है श्रीलंका और बेल्जियम इन दोनों देश का एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें अच्छे से समझने के लिए, तो आप इसे अच्छे से समझिएगा। तो हम बेल्जियम का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें डाल दिए हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में। आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आप हमेशा बोलिएगा क्या सर आपने क्या बता दिया। तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो है बेल्जियम जो है एक यूरोप का छोटा सा देश है। जैसे भारत हमारा एक एशिया का देश है, वैसे बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा देश है जिसकी आबादी हरियाणा से भी आधी है, परंतु इसके समाज की बनावट बड़ी जटिल है। मतलब इसकी जो आबादी है वो हमारे हरियाणा राज्य से भी कम है, उससे तो मतलब कितनी कम होगी। इसकी आबादी कितनी है, 1 करोड़ के लगभग। मैं इसे भी बता देता हूँ, 1 करोड़ के लगभग है और इसकी समाज की बनावट बड़ी जटिल है। मतलब कैसे जटिल है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये है हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आप याद रखिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो अक्सर आदमी पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपके। तो पहले देख लेते हैं इसे। इसमें रहने वाले 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। मतलब बेल्जियम में जो 59% लोग हैं वो क्या बोलते हैं बच्चों, वो बोलते हैं डच भाषा बोलते हैं। और जो
बाकी के 40% लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, 59% लोग डच बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और बाकी 1% लोग जर्मन बोलते हैं। ये सब चीज़ याद रखिएगा, ये आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में भी, तो देख लेते हैं पहले। उसके बाद देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषी है जबकि 20% डच भाषी है। तो जो हमारा जो है क्या नाम था देश का, बेल्जियम। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है दोस्तों? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स। बेल्जियम में जो राजधानी है वो है ब्रुसेल्स और ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषी है। मतलब बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी डच भाषी है जबकि 20% आबादी डच है भाषी है। और वहाँ पर जो बेल्जियम था, बेल्जियम में 29% जो था वो था डच भाषी और 40% था फ्रांस भाषी। तो इसमें ज़्यादा है फ्रेंच भाषी। और फ्रेंच भाषी लोग बहुत अमीर लोग थे, अमीर वर्ग हैं ये। नहीं, इसमें ये अमीर वर्ग नहीं है। इसे बस आप इतना याद रखिएगा, इसकी परसेंटेज वगैरह कितनी थी कहाँ पर। उसके बाद देख लेते हैं अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। हाँ, मतलब कि ये जो समुदाय था अल्पसंख्यक था, फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक थे लेकिन तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। भले ही ये संख्या में कम हो लेकिन इनकी ताकत जो थी वो बहुत थी। जैसे कि हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका था ये। तो उसके बाद देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है श्रीलंका का जो टॉपिक है, मैंने पहले ही आपको बताया, एक बेल्जियम था और एक श्रीलंका, दोनों देश का एग्जांपल दिया गया है। तो ये श्रीलंका का है, इस श्रीलंका से भी बहुत क्वेश्चन आता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर पूरे पॉइंट को पढ़ेंगे अच्छे से और समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले क्या लिखा है, श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यक है। सिंहली जो है श्रीलंका का बहुसंख्यक समुदाय है। इसमें कितने परसेंट है वो सब हम आगे वीडियो में देखेंगे, पहले इसका परिचय देख लीजिए। श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यक है तथा तमिल अल्पसंख्यक है। श्रीलंका के सिंहली समुदाय ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया तथा कई ऐसे कदम उठाए जिनसे अल्पसंख्यक तमिल समुदाय को सत्ता में उचित साझेदारी नहीं मिली और इनके हितों की हानि हुई। मतलब जो श्रीलंका था इसमें बहुसंख्यकों का कब्जा था। मतलब सिंहली जो था ये बहुसंख्यक जो इस तमिल के ऊपर ये अपना सत्ता जमाना चाहता था। ये नहीं चाहता था कि जो कोई दूसरा, मतलब हमारा ही राज चले और कोई ना। तो उसके बाद देख लेते हैं इसमें जो तमिल भाषी की अवहेलना करते हुए सिंहली भाषी को तमिल भाषी की अवहेलना करते हुए सिंहली भाषा को देश की एकमात्र राजभाषा घोषित कर दी गई। जो सिंहली थे उन्होंने तमिल का अवहेलना करते हुए जो सिंहली था उसे राजभाषा घोषित कर दिया। ये किया था 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में इन्होंने इसे राजभाषा घोषित कर दिया। ये भी क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में है आएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स। इसमें 5 नंबर और 3 नंबर का भी क्वेश्चन है, लेकिन अभी आप इसे ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखिए। तो सिंहली जो भाषा था वो 1856 में बना था राजभाषा। उसके बाद देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है विश्वविद्यालयों तथा सरकारी नौकरी में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। जो विश्वविद्यालय थे और सरकारी नौकरी थे उसमें सिंहली भाषा को प्राथमिकता दे दी गई। तो सिंहली लोग जो थे उन्हें ही ज़्यादा हक मिलने लगा, जो लोग सिंहली नहीं जानते थे उन्हें बहुत नुकसान होने लगा। उसके बाद ये मेन पॉइंट है, ये VVI पॉइंट है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। ये है बौद्ध धर्म को सरकारी संरक्षण दिया गया। और जो सिंहली लोग थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। इसे भी अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये मेन पॉइंट है, ये क्वेश्चन आया था अगले साल पेपर में। और यहाँ पर है कि
इस प्रकार असंतुष्टित सत्ता विभाजन के परिणाम स्वरूप श्रीलंका के तमिल समुदाय में तनाव फैला और दोनों समुदायों के बीच संबंध बिगड़ते चले गए। अगर कहीं पर सत्ता का विभाजन अच्छे से नहीं हुआ तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि संबंध अच्छे नहीं होंगे, भागीदारी अच्छे से नहीं मिली तो जाहिर सी बात है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग बेल्जियम की समझदारी। ये भी हमारा एक चैप्टर का पॉइंट है, बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम के सत्ता विभाजन के मॉडल की मुख्य विशेषता क्या थी? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आएगा ही 5 नंबर का, इस साल आ सकता है। अगर आप इसे ध्यान दें तो ये आपके इस साल चैप्टर आ ही सकता है 5 नंबर का। तो देख लेते हैं, इसे भी हम लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसे PDF आपको मिल जाएगा चैनल में, हमारे व्हाट्सएप चैनल में, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो कि संविधान में स्पष्ट रूप से इस बात की व्याख्या की गई कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। मतलब कि जो केंद्र सरकार है वहाँ पर दोनों की मंत्रियों की संख्या समान होगी। ये बहुत अनोखा नियम लगाया कि कोई मतलब वहाँ चुनाव तो होगा लेकिन वहाँ पर संख्या दोनों की समान होगी। मान लो वहाँ पर 44 सीट है तो 22 सीट डच का होगा और 22 फ्रांस का होगा। उसके बाद कुछ विशेष तभी बनाए जा सकते हैं जब दोनों भाषाई समुदाय के प्रतिनिधियों का बहुमत इसके पक्ष में हो। कई एक समुदाय एक तरफा फैसला नहीं कर सकता है। मतलब कि जो भी फैसला लिया जाएगा दोनों पक्ष के हित में होना चाहिए और दोनों का सहमति होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा कौन नंबर, शासन की शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकार के बीच स्पष्ट रूप से कर दिया गया। किसी भी मामलों में राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। मतलब शासन की शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकार के बीच स्पष्ट रूप से कर दिया गया और किसी भी मामले में राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं था। मतलब दोनों का इस तरह से बंटवारा कर दिया कि दोनों ही एक दूसरे के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं देने वाले हैं। तो इससे बहुत अच्छा हुआ कि दोनों में संविधान में समझौता बना रहा, कोई विवाद नहीं हुआ और सब शांति से रहे। तो इसी पॉइंट के साथ चलिए देख लेते हैं अगर और क्या पॉइंट है। चलो ठीक है, हमारा जो गौ नंबर पॉइंट है वो देख लेते हैं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है जहां दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। मतलब ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बना दिया जहां पर ज़्यादा मुठभेड़ होने की संभावना थी, वहां अलग सरकार बना दिया ताकि वहां और लड़ाई ना हो। उसके बाद जो हमारा घ नंबर जो है वो है बेल्जियम में केंद्रीय एवं राज्य सरकार के अतिरिक्त एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है जिससे सामुदायिक सरकार कहते हैं। सामुदायिक सरकार जो मतलब अपना समुदाय का अपना एक समुदाय हो जो कि जो जाति वगैरह कार्यक्रम संस्कृति इस सब पे फैसला ले सके। सरकार का नाम से जाना जाता है। इस सरकार में प्रतिनिधित्व का चुनाव अलग अलग भाषा बोलने वाले समुदायों द्वारा होता है। यह सरकार संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों में निर्णय करती है। यह सरकार किस निर्णय क्षेत्र में निर्णय लेती है? वो सरकार लेती है सांस्कृतिक, शैक्षणिक, भाषा और जैसे मामलों में निर्णय लेती है। ये भी याद रखिएगा, ये भी एक स्टार पॉइंट है तो इसे भी याद रखिएगा। स्टार तो बना नहीं मुझसे, तो इसे याद रखिएगा। तो इसी के साथ इस चैप्टर को अभी हम ख़त्म करते हैं। मतलब इस चैप्टर में अभी और बहुत चीज़ें बाकी है लेकिन हम इसके बाद और भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं तो इसको करेंगे हम कल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इसका पार्ट 2। तो आप लोग इसका PDF हमारे चैनल में पा सकते हैं और इसे अच्छे से याद कर लीजिए और हमारे चैनल को जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में सपोर्ट दिखाइए ताकि ये अगला नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से आए और धमाकेदार आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके। आप इसे हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका।